लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। वीना, इसका बाप हमारे परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार है। नंदू, मेरे पिताजी पर इल्जाम मत लगाओ। वीना, तुम अभी सामान बटोरो और मेरे साथ चलो। वीना, तुम अपने भाई के बहकावे में मत आओ। ये सब बहकी बहकी बातें कर रहा है। तुम तो अपने बाप की तरफदारी करोगे, दूसरों के खून से बनाई हुई प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस जो ठहरे। नंदू, सच तो हमेशा कड़वा होता है। मैं तुम्हारे बाप से मिलकर यूं दूध का दूध और पानी का पानी निकाल कर दे सकता हूं। क्यों जी, कोई परेशानी है क्या? हाँ? नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। मुझे खबर है, जब भी आपको कोई गम होता है तो इसी तरह चादर सर पर ओढ़कर सो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था वो वीना का भाई नंदू आने वाला था, उसे अचानक यहाँ आने की क्या सोची, और अभी तक आया भी तो नहीं। अरे वो तो कब का आ चुका है। अरे जा जा, देखा कहीं कोई जबेला लेकर तो नहीं आया है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं उसके लिए शरबत लेकर कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ देखिए नंदू जी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई तमाशा खड़ा हो जाए। देखो भैया, आंटी के सामने मेरी शादी का जिक्र नहीं करना और ना ही कोई हंगामा करना, प्लीज। तो चलो फिर घर वापस चलो। अरे नंदू बेटा, तुम आ गए। नमस्कार बेटे। मैं वीना से तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रही थी, पर इसने तो यही कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा आ जाओ, शरबत पी लो। चलो चलो आओ। आंटी जी, आप में मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। प्रकाश, प्रकाश, जी पिताजी, आपने बुलाया? बेटे वो आंगन में कैसा शोर शराबा है? वीना का भाई नंदू आया हुआ है। तू वहां क्या कर रहा है? उसे यहाँ आने के लिए कह दो। पिताजी वो बहकी बहकी सी बातें कर रहा है और अभी के अभी लौटने की भी जिद कर रहा है। देखो बेटे, उसे कहो कि मैं बुला रहा हूँ। जी बेहतर। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे कैसा है नंदू बेटा? ठीक हूँ। बेटे तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। आज हम लोगों का बाहर जाने और घूमने का प्रोग्राम है, और खाना भी बाहर ही खाएंगे, और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। मुझे वापस जाना है। अरे नहीं, आज नहीं, गलत है, गलत बात। आते आते आपके कारखाने पे नजर पड़ी, बहुत ही बढ़िया है। बेटे वो तुम अपने बाप से मिलने जेल जाते हो ना? हाल ही में गया था। बेटे ये बताओ कि मेरा दोस्त रामलाल कैसा है? उन्हें रूहानी अजाब है। नंदू,
नंदू, तुम अपना पुराना मकान देखने नहीं जाओगे? मकान मकान कहाँ भागे जा रहा है? फिलहाल मैं तुम्हारे डैडी से बात कर रहा हूँ। हाँ बेटे, वो जब तुम दूसरी बार अपने बाप से मिलने जेल जाओगे ना, तो उनसे कहना कि हमारे कारखाने में उसके लिए जगह मौजूद है। आपको एक बात बता दूं कि आपके कारखाने से उसे सख्त नफरत है। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बदल जाएगा। जंग में गलत तरीके से दौलत कमाने वालों को वो राक्षस समझते हैं, राक्षस। प्रकाश, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके देख लो कि वीना कहाँ है। जी। वीना, यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो? प्रकाश, प्रकाश, मुझे क्या खबर थी कि मेरे यहाँ आने से तुम लोगों को इतनी तकलीफ होगी। जो कमी बाकी रह गई थी वो मेरे भाई नंदू ने पूरी कर दी। वीना, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने न जाने मेरी तकदीर में क्या लिखा है। प्रकाश, मेरी तकदीर का शीशा तो जन्म से ही टूटा हुआ है और अब शायद ये एक दिन चूर चूर हो जाएगा। वीना, इंसान चाहे तो तदबीर से अपनी तकदीर भी बदल सकता है। पर प्रकाश, भगवान की इच्छा के बगैर हर तदबीर बेकार हो जाती है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, तुमने कुछ सुना? क्या? अरे पुरुषोत्तम लाल के घर पे रामलाल का बेटा आदम का है। अरे चौधरी, तो इसमें कौन सी खास बात है? पहले बेटी आ गई तो अब बेटा आ गया। अरे मैंने ये भी सुना उसने वहाँ हंगामा खड़ा किया है, वो वकील बन गया है। फिर तो मुझे लग रहा है कि रामलाल का बेटा पुरुषोत्तम लाल से आने आने का हिसाब लेगा। अरे वो तो लेगा ही, उसको तो लेना ही है, उसने ऐसा किया ही है यार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाभी जी, ये रही विनोद जी की कुंडली। जी, किशोर जी, ये वीना के भाई हैं नंदू। ओह, बहुत बड़े हो गए हैं। कैसे हो बेटी? ठीक हो? अच्छा भाभी जी, कुंडली के मुताबिक 25 नवंबर का दिन विनोद के लिए बहुत ही शुभ है। ये सब अंधविश्वास और बकवास है। बकवास क्यों है? कुंडली के मुताबिक उस शख्स की मृत्यु होना नामुमकिन है उस दिन, जो दिन उसके लिए शुभ हो। आप मानो या न मानो। नमस्कार जी। इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? प्रकाश, मुझे पूरा विश्वास था कि विनोद। वीना अब कैसे रुकेगी इस घर में? ये कुंडली तुम्हारे यहां से जाने का इशारा है। वीना ये कुंडली देखकर यहाँ से नहीं जा सकती है। वीना, तुम्हें अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए। आंटी, मुझे यहाँ प्रकाश ने बुलाया है और मैं प्रकाश की इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। नंदू, तुमने वीना का जवाब सुन लिया ना? अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ना मुकदमे के बारे में, ना कुंडली के बारे में, और ना ही विनोद भैया के बारे में। नंदू, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं ये जवाब वीना की जबान से सुनना चाहता हूं। नंदू, तुमने वीना का जवाब साफ लफ्जों में सुन लिया है। मैं जानता हूं कि अपनी इस बहन के जवाब से तुम्हें दुख हुआ होगा, फिर भी जरा सोच लो। मैंने सोच लिया, मुझे यहां बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए।
मम्मी, आप क्यों चाहती हैं कि वीना यहाँ से चली जाए? तुझे क्या हक है किसी पराई लड़की को अपने घर में रखने का? तो फिर समझ लीजिए कि आज से मैं भी इस घर के लिए पराया हूँ। इसकी मंगनी विनोद के साथ हुई है, तो तुम किस रिश्ते से उसके साथ घूम रहे हो? हाँ, माँ, मैं विनोद का भाई हूँ। मैं जानता हूँ कि वो अब जिंदा नहीं है, इसलिए वीना की सहमति से उससे शादी करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। ये तब तक नामुमकिन है जब तक मैं जिंदा हूँ। क्यों? क्यों नामुमकिन है? मम्मी, पिछले 3 सालों से आपकी वजह से हमारा दम घुट रहा है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। विनोद जरूर वापस आएगा, हम सबको उसका इंतजार करना ही होगा। मम्मी, ये आपका वहम है। तुम बस सब्र करो। आखिर कब तक? जब तक विनोद वापस नहीं आ जाता तब तक। इंतजार करना बेमानी है मम्मी। जब तक मेरी और वीना की शादी नहीं हो जाती तब तक आप विनोद भैया को नहीं भूल पाएंगी। ना तुम वीना से शादी कर सकते हो और ना मैं विनोद को भूल सकती हूँ, समझे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हुआ जो इस तरह बच्चों की मुंह लग रही है? हम तो 3 साल से मातम मना रहे हैं। दिमाग आपका खराब हो गया था उस दिन जब आपने रद्दी सिलेंडर सप्लाई किए थे। अगर तुम्हारा भाई विनोद मर गया होगा तो उसकी वजह ये है, इन्होंने ही जंगी जहाजों को रद्दी सिलेंडर सप्लाई किए थे, जिसकी वजह से पूरे 21 पायलट मारे गए। हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। पिताजी, तो ये आपकी करतूत है। बेटे, वो सिलेंडर्स P-40 जहाजों के थे और उनमें से तुम्हारा भाई कोई भी जहाज नहीं चला रहा था। तो जो पायलट्स P-40 जहाज चला रहे थे, आपने उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर दिया। तुम्हारी मम्मी का दिमाग खराब हो चुका है जो सोए कुत्तों को जगा रही है। पिताजी, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तो सुनो बेटे, अगर उस दिन मैं वो सिलेंडर सप्लाई नहीं करता तो मेरे सारे के सारे टेंडर्स कैंसिल हो जाते और बहैसियत बिजनेसमैन के जो नाम मैंने कमाया था वो एक पल में मिट जाता, एक पल में। मैंने तो ये सोचा था कि वो रद्दी सिलेंडर्स मुझे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया और मैंने सोचा कि मैं उनसे ये कहूं कि इन सिलेंडर्स को वो इस्तेमाल ना करें। तो फिर कहा क्यों नहीं? कैसे कहता बेटा, कैसे कहता? उससे पहले ही कांड हो चुका था। कई जहाज टेक ऑफ करते ही गिर चुके थे और 21 पायलट्स की मृत्यु हो चुकी थी और मेरे कारखाने का नाम अखबार की सुर्खियों में आ चुका था। और मैं बेटे, मैं गिरफ्तार हो गया। नंदू ठीक ही कहता था। हा? नहीं बेटे, बेटे मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और विनोद के लिए किया। मैं तो ये चाहता था बेटे कि मैं अपने बच्चों को जिंदगी की हर चीज मैसर रखूं। पिताजी, आपकी ये बातें सुनकर लग रहा है कि आप इंसान नहीं, जानवर हैं, जानवर। अपने बच्चों की खुशी के लिए आपने इतने सारे लोगों की जान ले ली। मैं शर्मिंदा हूं। मैं कैसे कहूं कि मैं आप जैसे बाप का बेटा हूं।
नमस्कार। नमस्कार, आइए। कहिए भाभी, सब ठीक है ना? पहले आप ये बताइए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मैं 2-4 दिन से इधर नहीं आ सका। आज इस तरफ एक मरीज को देखने गया था। सोचा चलते चलते आप लोगों की खैर खबर पूछ लूं। वो कल रात प्रकाश की अपने पिताजी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई और गुस्से से गाड़ी लेकर कहीं चला गया। आखिर बात क्या हुई? अब क्या कहूं, कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है। रहने दीजिए, मुझे सब पता है। अब वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। एक जख्म तो अभी भरा नहीं और दूसरी मुसीबत होगी। भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं उसे देख लूंगा। अच्छा, नमस्कार। राधिका, वो डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, इसीलिए चलाया। वो डॉक्टर आया था क्या? जी हाँ, इसीलिए आप नींद से जागे, वरना अभी तक आपके जागने का कोई इरादा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचा कि देखाऊं कि बात क्या है। अब और क्या बात होगी? 2 बेटों में से एक बेटा नजरों के सामने था, अब उसका भी कुछ अता पता नहीं कहाँ होगा। आप मेरी बात मानिए, अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। सही मशवरा दिया। अपना जुर्म कबूल करो और अपने आप को हथकड़ियां पहनाओ, है ना? कुंडलियां बनवा बनवा कर और विनोद का इंतजार करते करते तो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। क्या कोई पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा सोच सकती है? राधिका, जरा सोच लो, मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया है। ये दौलत, ये हसीयत, ये सब कुछ आप लोगों का ही तो है। पर हमने आपको ऐसी दौलत कमाने के लिए कभी नहीं कहा था। ऐसी दौलत जो किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करके कमाई गई हो, ऐसी दौलत जो किसी की जान के साथ खेलकर कमाई गई हो, वो दौलत जिसने मेरा और मेरे परिवार को सुख चैन छीन लिया हो। एक माँ के दो बेटे होते हुए भी एक बांझ बनाकर रख दिया। आपको मुबारक हो ऐसी दौलत। हमें नहीं चाहिए आपकी दौलत, नहीं चाहिए। प्रकाश, नमस्ते डॉक्टर साहब। तुम्हारा इस तरह घर से भाग जाना सरासर नादानी है। तुम्हारा बाप पुरुषोत्तम लाल ईमानदार है, ये शरीफ, जालिम है, ये बेईमान। आखिर है तो तुम्हारा बाप। मैं एक उसूल परस्त इंसान हूं जो पापी को हमेशा पापी ही कहेगा, चाहे फिर वो मेरा बाप ही या भाई ही क्यों ना हो। प्रकाश, भगवान के न्याय पर भरोसा रखो। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। चलो घर चलो, घर में सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। डॉक्टर साहब, वो घर मेरे लिए कैद खाना है।
जिसमें एक कैदी को किसी तरह की आजादी नहीं होती। तुम अगर उसूल परस्त होने का दावा कर रहे हो तो वीना को अपने माँ बाप के पास क्यों छोड़ा, जिनको उसका वहां रहना अच्छा नहीं लगता, और खुद एक बुज़दिल की तरह भाग गए। जानते हो वीना तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी? उसूल की बातें करना किसे नहीं आता, लेकिन उसूलों को अपनाना बहुत मुश्किल है। सच तो यह है डॉक्टर साहब कि जब मेरे पिताजी की करतूत बेनकाब हो गई, मैं अपने वजूद से ही शर्मिंदा हो गया और सोचा कि इस वजूद को ही मिटा दूं। मैं सब कुछ भूल गया। वीना को भी भूल गए? ओ हाँ डॉक्टर साहब, आप वीना से मिले क्या? उसने कुछ कहा तो नहीं? चलो घर चलो, चल के खुद ही पूछ लेना। अंकल, आप चिंता मत कीजिए। प्रकाश इतना नादान नहीं है कि वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा। वीना, तुमने कुछ खाया? आंटी, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे जो खाना होगा खा लूंगी। अंकल, मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी, जबकि मैं जानती हूं कि कसूरवार कौन है। आप जानते हैं कि मेरा भाई नंदू मुझसे नाराज हो गया और मैं अब घर जाने के लायक भी नहीं रही। इसलिए बेहतर यह है कि आप खुद भी मान ले और प्रकाश को भी समझा दे कि विनोद इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए अंकल, आपके 2 बेटे थे और अब एक ही है। प्लीज अंकल, उसकी खुशियां मत छीन लिए। उसे तुमसे शादी करने का भूत सवार हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। वीना, तुम वापस अपने घर चली जाओ। प्रकाश को मेरी तरह विनोद का इंतजार करने दो। वो तुम्हारी संगत में दीवाना हो चुका है। आंटी, मैं आपका कहना मान लेती और उम्र भर विनोद के आने का इंतजार करती अगर विनोद इस दुनिया में होता। वीना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ आंटी। 3 साल पहले 25 नवंबर विनोद का इस दुनिया में आखिरी दिन था। वो किसी जहाज के हादसे में नहीं मारा गया, लेकिन मुझे खबर है वो अब इस दुनिया में नहीं है आंटी। नहीं, झूठ मत बोलो।